फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना चैप्टर शुरू किया था थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें हमने इनर्ट लिवाइल कॉम्प्लेक्सेस लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। वहाँ उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरियस फैक्टर्स हैं, और सबसे पहले हमने लिए था फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द मेटल आयन। मेटल आयन में मैंने आपको टोटल 5 फैक्टर्स बताए थे, उनमें से 3 मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं मेटल से रिलेटेड 2 फैक्टर्स और लूँगी। ओके, जो फैक्टर्स जो मेटल से रिलेटेड है और वो जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वो है चार्ज एंड साइज ऑफ द मेटल आयन, नंबर 2 द इलेक्ट्रॉन acceptor property of the metal ion, and number 3 is the electronic configuration of the metal. Okay, now the remaining 2 factors are the crystal field stabilization energy, and lastly 5th factor इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेटल। ओके, तो मेटल से रिलेटेड जो टोटल 5 फैक्टर्स थे उसमें से 3 हमने पहले वाले वीडियो में किए। आज हम ले रहे हैं रिमेनिंग 2 फैक्टर्स में। जो नेक्स्ट है दैट इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की डाइवेलेंट मेटल आयन को देखें तो उनके जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका जो स्थायित्व है उसका क्रम इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि सबसे कम स्थायित्व होता है मैग्नीज +2 का, उससे ज़्यादा है आयरन +2, उससे ज़्यादा है कोबाल्ट +2, निकिल +2 का कोबाल्ट +2 से भी ज़्यादा है, कॉपर +2 का निकिल +2 से ज़्यादा है। हालांकि जिंक +2 का स्थायित्व थोड़ा कम है कॉपर +2 की तुलना में, लेकिन फिर भी एक हम ब्रॉडली देखें तो हम देखते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर द बायमेटेलिक मेटल आयन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस, है ना। क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आकार धीरे धीरे कम होगी, और इस तरह से कैल्शियम +2 से लेके जिंक +2 के आयनों के स्थायित्व में एक वृद्धि होती है, और उसको हम एक नॉर्मल ट्रेंड जो हमारा होता है उसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ये देखिएगा डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखेंगे आई हैव प्लॉटेड द लॉग बीटा ऑफ द जीस मेटल आयन, है ना। तो अब व्हाट इज़ लॉग बीटा? बीटा इज़ द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि बाईवेलेंट मेटल आयन की साइज में कमी आती है, कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है, एंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन, है ना। जो हमने बिंदु की लेखा बताई है वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि मतलब इन कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व इस तरह से बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन व्हाट हैपेंड कि जो हम इनका एक्चुअल में अगर हम स्थायित्व देखें तो वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं आकर ये जो ऊपर मैंने सॉलिड लाइन से कर्व बनाया है उस तरह से आती है। यानी आप क्या देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ बच्चों, फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, और वो ये है कि इन केस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट then the size of the metal ion continuously decreases, and hence the stability of the complexes increases for their bivalent metal ion. Okay, and hence we should expect a straight curve in the this curve which is plotted between log beta versus the dimetallic transition metal ion, है ना। But in fact instead of getting this straight line we get a double humped curve, है ना। आप ध्यान से देखिएगा इस डबल हम्प्ड कर्व की क्या खास बात है बच्चों, कि इसमें आप देखोगे कि 3 पॉइंट तो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन पर है। देखो ध्यान से सुनना, कौन कौन से पॉइंट है? कैल्शियम +2 वाला, मैग्नीज +2 एंड जिंक +2 का, है ना। और इसके अलावा आप देखोगे तो धीरे धीरे कैल्शियम +2 से स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्कैंडियम +2 पर, टाइटेनियम +2 पर, वेनेडियम +2 पर ये मैक्सिमम हो जाती है ना। देन इट डिक्रीजेज फ्रॉम एट क्रोमियम +2 एंड इट बिकम्स minimum at manganese +2. Again we get the same pattern, means the stability increases from iron +2 to cobalt +2 and get maximum at nickel +2. Okay, and then further it decreases from copper +2 and we get the normal value for the zinc +2. Okay, तो what is the explanation behind all this, है ना। इसके पीछे क्या explanation है, और वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करें इन सिस्टम की, और एंड इसकी जो हमने ली है इसमें लॉग बीटा के अगेंस्ट इसको मैंने ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ देखेंगे कि द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने जो आपको ऊपर वर्ड बोला था वो क्या था,
दिस इज द एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन मीन्स द वीक फील्ड, है ना। हम वीक फील्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। तो आप देखिएगा, इफ़ यू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, ओके, तो आप यहाँ नोट करिएगा द वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द D0 वीक फील्ड D5 एंड D10 कन्फिग्रेशन इज जस्ट जीरो, है ना। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी। तो इन सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान बिल्कुल जीरो है, एंड हेंस द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यूज आर सिमिलर फॉर दीज, ओके। बट आप और एग्जांपल्स अगर आप ले रहे हैं तो देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D1 and D6 system is minus 0.4 delo. For D2 and D7 system it is minus 0.8 delo, okay. And for D3 and D8 system it is minus 1.2 delo. For D4 and D9 system it is minus 0.6 delo. And for D5 and D10 system it is just जीरो, है ना। तो आप क्या नोट करेंगे कि बच्चों की इस केस में कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान D1 के लिए थोड़ा कम है, D2 के लिए और ज़्यादा है, D3 के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, D4 के लिए कम होकर फिर D5 पे वापस कम होता है। सिमिलर द वैल्यूज इज फॉर D6 इट इज़ जस्ट minus 0.4, it increases for D7, and then it is further increases for the D8 system, and then it decreases for the D9, and then further for the D10 system, and hence we get a double humped curve, and that is the actual curve of the stability of these complexes, which is double humped curve. And we get minimum point at calcium +2, magnesium +2 and zinc +2, okay, because the crystal field stabilization energy for these configurations is zero, okay. But we get maxima at vanadium +2 and nickel +2 because the crystal field stabilization energy for these configuration, that is D3 and D8, is maximum, okay. अब अगर हम सपोज इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दें, है ना, उसकी जो स्टेबिलिटी उससे, तो आप देखेंगे कि वी गेट द वैल्यूज ऑन द स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओके। तो यही चीज़ इसमें हमने पूरी डिस्कस की हुई है कि देखो किस तरह से ये स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो नॉर्मल हमने बताया था डॉटेड लाइन से स्ट्रेट लाइन का मिलना, दिस इज़ नोन एज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी और द इरविलिंग विलियम सीरीज ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। और जो एक्चुअल में जो हमें कर्व मिल रहा है दैट इज़ शोन बाय द solid line, and that is the actual curve, which is the double humped curve, okay. And we give the explanation which is based upon the crystal field stabilization energy, okay. एक बार हम इस कर्व को दोबारा से देख लेते हैं। ये वैल्यूज़ मैं बता ही चुकी हूँ आपको बच्चों कि किस तरह से ये जो वैल्यूज़ है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, राइट। एंड लास्टली आप एक बार इस कर्व को अच्छे से देख लीजिए, है ना, कि ये एक्चुअल कर्व है सॉलिड लाइन वाला, और जो एक्सपेक्टेड कर्व है दैट इज़ डॉटेड लाइन, ओके। तो आप इस प्रकार यदि लॉग बीटा के प्रायोगिक मानों में से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है उसमें से अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के वैल्यू को अगर कम कर दें, है ना, जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल रही है लॉग बीटा की, उसमें से अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ कॉपर +2 जो है वो उस एक तरह से अपवाद है, उसको छोड़कर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा जो एक्सपेक्टेड संकुलों का स्थायित्व का क्रम बिल्कुल वही है जो कि स्थायित्व का प्राकृतिक क्रम है। क्रम में कॉपर +2 की अनियमितता का कारण यह है कि कॉपर +2 संकुल अधिक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्राप्त करने के लिए नियमित अष्टफल की संरचना के स्थान पर विकृत अष्टफल की संरचना अर्थात टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके बच्चों। एंड द लास्ट फैक्टर विच इज़ रिलेटेड विद द मेटल आयन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेटल आयन। जो केंद्रीय आयन की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी।
क्योंकि क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, और इस तरह से अगर हम मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके बच्चों, so these are total 5 factors which are related with the metal ion. So in my next video I will discuss about the other factors, and that these are related with the nature of the ligand. Okay, we have completed, this is a long topic, so we have completed 2 part of this, that is one part, and this is the second part, है ना, that is the stability of the complexes. Okay, thank you so much for watching the video.